नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि तीसरी अनुसूची के सामने आपके शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिया गया है जो कि सही सुमेलित है। जो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, इसमें आपके जो संघ के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा लेने की जानकारी मिलती है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है आपके दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये भी आपके भाषाओं से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। और संविधान की जो 9वीं अनुसूची है आप इसमें आपके राज्यसभा के स्थानों के बंटवारे से संबंधित नहीं, बल्कि 9वीं अनुसूची का संबंध आपके भूमि सुधारों से है। और जो राज्यसभा में जो राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारे की जो जानकारी मिलती है आपके संविधान की 4वीं अनुसूची से मिलती है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही ऑप्शन नहीं है। तीसरी अनुसूची में आपकी शपथ के बारे में जानकारी देती है। 10वीं अनुसूची आपके दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपके भूमि सुधारों से संबंधित है। और 4वीं अनुसूची आपके राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इस अनुसूची के अधीन आपके जो जनजातीय भूमि का जो खनन होगा उसमें आपके निजी पक्षकारों के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो तीसरी अनुसूची है इसमें आपकी शपथ की जानकारी मिलती है। 9वीं अनुसूची आपको संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया था। यह आपके भूमि सुधार से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है आपके नगर पालिका से संबंधित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो अगर किसी विशिष्ट क्षेत्र को अगर भारतीय संविधान की अगर 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, तो इसमें आपके जनजातीय क्षेत्रों के लोगों में आपके जो जमीन होती है इसमें जो गैर जनजातीय लोगों को जो अंतरित करने पे रोक लगेगी। यानी बाहरी लोग इस क्षेत्र पे आपके आने जाने पे रोक लगा सकते हैं, या इस क्षेत्र पे कब्जा करने पे रोक लग सकती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़ के जितने भी आपके जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंध उनके प्रशासन से संबंधित है और उनको कंट्रोल करने से संबंधित है। और किसी क्षेत्र को आपको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो शक्ति है ये आपके राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित भी कर सकता है। और किसी क्षेत्र को आपके किसी अनुसूचित क्षेत्र को आपके का दर्जा भी समाप्त कर सकते हैं। और किसी जनजातीय क्षेत्र की या किसी अनुसूचित क्षेत्र की अगर सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो ये अधिकार भी आपके राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ये अधिकार आपके राज्यपाल की सलाह पर ही किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र की अगर सीमा को बढ़ाना है तो ये अधिकार भी आपके राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल की सलाह के अनुसार इसको किया जाता है। और और जो किसी जनजातीय क्षेत्र को कि अगर भूमि आवंटन को विनियमित करने की जो शक्ति है ये भी आपके जनजातीय क्षेत्रों की जो भूमि को आवंटन करने का या इसको विनियमित करने का जो अधिकार है ये आपके राज्यपाल को है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है ये आपके अनुसूचित जनजाति के विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और उनके हितों की सुरक्षा करने से संबंधित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो 5वीं अनुसूची है आपके अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। और इसके अंतर्गत आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनका कंट्रोल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है आपके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है। और इसको आपके प्रशासन और इसको जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और संविधान की जो तीसरी अनुसूची है आपके संघ के जो पदाधिकारी है उनके शपथ की जानकारी देती है। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है आपके भूमि सुधार से संबंधित है। और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है आपके इसमें आपके 3 सूचियां दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी इसमें अ, शक्तियों का बंटवारा किया गया है।
पांचवी अनुसूची आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों को छोड़कर आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के शासन प्रशासन के कंट्रोल से संबंधित है। और इसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का जो उल्लेख है आपके संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित किसके लिए किए गए हैं? तो जो संविधान की जो पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची है ये आपके अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो संविधान की जो छठी अनुसूची है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो छठी अनुसूची है इसमें आपके 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और ये राज्य है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। इसमें आपके असम भी आएगा, त्रिपुरा भी आएगा, मेघालय भी आएगा और मिजोरम भी आएगा, लेकिन मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो संविधान की जो छठी अनुसूची है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो संविधान की जो छठी अनुसूची के जो प्रावधान है ये आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित अधिसूचित करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति है किसी क्षेत्र को अगर आपके अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये अधिकार आपके राष्ट्रपति के पास है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना या इसको समाप्त करना ये अधिकार भी आपके आपके राष्ट्रपति के पास है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य होते हैं यहाँ पे आपकी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी करना होता है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति आपके अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है और राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र को दर्जा भी समाप्त कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को आपकी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, किसी राज्य के भीतर अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की जो सूचना देने का जो आदेश करते हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई आपकी ब्लॉक में गांव का एक समूह होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो तीसरा कथन गलत है। जो संबंधित राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को आपके वार्षिक रिपोर्ट दें, ना कि आपके गृह मंत्रालय को दे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल होगा और गृह मंत्रालय की जगह आपके राष्ट्रपति होगा। इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें 2 कथन ठीक है। जो संविधान की जो 5वीं अनुसूची गौ के अनुसार आपके जो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और राष्ट्रपति द्वारा आपके राष्ट्रपति आदेश द्वारा इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी जो प्रशासकीय इकाई है आपकी जिला होती है और सबसे छोटी इकाई आपके ब्लॉक में आपके गांव के समूह होता है। और अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य को राज्यपाल ही उत्तरदायी होता है और ऐसे क्षेत्र में जो रिपोर्ट देनी होती है आपके राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके स्वायत्त जिला के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो स्वायत्त जिला परिषद होता है इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो दूसरा कथन गलत है। जो स्वायत्त जिला परिषद होते हैं इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं और जिनमें आपके 4 सदस्य आपके राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि असम के स्वायत्त जिले में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो असम के जो स्वायत्त जिला होंगे, स्वायत्त जिलों में आपके जो भारतीय संसद द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं इसको आपको निर्देशित करने का जो अधिकार है ये आपके राज्यपाल के पास होता है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और संविधान की जो छठी अनुसूची का जो अनुच्छेद 244 के अनुसार आपके चार जो चार जो चार पूर्वी राज्य जो है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और पैरा प्रत्येक स्वायत्त जिले परिषद में एक जिला परिषद होगी और इसमें आपके 30 सदस्यों से मिलकर ही बनेगी और इसमें 4 से अधिक जो सदस्य होंगे आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आपके शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 इसमें आपके शिक्षा का अधिकार की बात की गई थी। जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी आपके शिक्षा के प्रावधान पर प्रभाव डालते हैं। संविधान की जो 5वीं अनुसूची भी आपके शिक्षा के प्रावधान पर प्रभाव डालते हैं और संविधान की जो 6ठी अनुसूची भी आपके शिक्षा के प्रावधान पर प्रभाव डालते हैं और संविधान की जो 7वीं अनुसूची भी आपकी शिक्षा के प्रावधान पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सारे के सारे जो दिए गए हैं आपके शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 इसके अंतर्गत ये आपके राज्य नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आता है और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो 6 साल से कम आयु के बच्चे होंगे उनके लिए आपकी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से तीन विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें आपके 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपके केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो संविधान की जो छठी अनुसूची है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है और संविधान की जो 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। जो 7वीं अनुसूची आपकी इसमें आपके केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसमें आपकी 3 सूचियां दी गई है। इसमें जो संघ सूची है इसमें आपके 97 सब्जेक्ट है और वर्तमान में इसकी गणना करें तो 98 सब्जेक्ट हो गए हैं और इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जो राज्य सूची है इसमें आपके 66 विषय थे और इसमें वर्तमान में इसकी संख्या आपकी 59 हो गई है और इसमें कानून बनने का अधिकार जो है ये आपके राज्य सरकार के पास है। और जो समवर्ती सूची इसमें आपके 47 सब्जेक्ट थे और वर्तमान में इसमें आपके बढ़कर आपके 52 हो गए हैं और इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है और इनके कानून में अगर गतिरोध हो जाता है तो इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में से 2 सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो संघ सूची इसमें आपके 97 सब्जेक्ट है, जो राज्य सूची इसमें आपके 66 सब्जेक्ट है और जो समवर्ती सूची इसमें आपके 47 सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। संघीय सूची में आपके 97 विषय है और इस वर्तमान में आपके 98 हो गए हैं और राज्य सूची में आपके वर्तमान में आपके 59 सब्जेक्ट हो गए हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में आपके 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किस में आता है। तो जो आर्थिक योजना का जो सब्जेक्ट है ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस जो ये आर्थिक योजना जो है ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और इसी वजह से आपके जो भारत सरकार द्वारा आपकी योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में है। तो आर्थिक नियोजन जो है ये आपके संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
जानवरों के प्रति क्रूरता को जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने की को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए जो भारतीय संविधान में रखा गया है, ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो जो पुलिस है, ये आपके राज्य सूची का सब्जेक्ट है। आपराधिक जो मामले हैं, ये आपके समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। और रेडियो और टेलीविजन जो है, ये आपके संघ सूची के विषय है। और विदेशी मामले भी आपके संघ सूची के विषय है। इसमें जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के समवर्ती सूची में का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है, ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आपके राज्य सूची के विषय हैं। प्रति व्यक्ति कर जो है, ये आपके राज्य सूची के विषय है। और निकात निधि यानी ये आपके राज्य सूची का विषय है। किसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन आपके समवर्ती सूची में शामिल है? तो जो व्यापार और वाणिज्य जो है, ये आपके संघ सूची का विषय है। जो सामानों में जो मिलावट आती है, इसमें ये आपके समवर्ती सूची से संबंधित है। और उत्तराधिकार का जो संबंध है, ये भी आपके समवर्ती सूची से संबंधित है। तो इसमें जो अ, पहला जो व्यापार और वाणिज्य आपके संघ सूची का विषय, और आपको बताना था कि समवर्ती सूची के कौन से विषय। तो जो डी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के सामने आपकी राज्य सूची है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये आपके राज्य सूची का विषय है। जो जनगणना, ये भी आपके संघ सूची का विषय, ये भी सही सुमेलित है। और राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा, ये आपके सामने दूसरी अनुसूची दी गई, जो कि गलत है। जो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा किया गया है, आपके संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। और दूसरी अनुसूची जो है, ये आपके जो संघ के जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में से संबंधित है। जो दल बदल विरोध कानून है, इसका संबंध आपके 10वीं अनुसूची से है, ये सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना कौन सही सुमेलित है। तो सी ऑप्शन जो है, ये आपका सही आंसर होगा। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, ये आपके राज्य सूची का विषय है। और जनगणना आपके संघ सूची का विषय है। और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आपके चौथी अनुसूची में है। और दल बदल विरोधी कानून जो है, ये आपके 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो जो कृषि है, आपके राज्य सूची का विषय है। पुलिस भी आपके राज्य सूची का विषय है। जो शिक्षा है, ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। और जो रक्षा है, ये आपके संघ सूची का विषय है। और जो शिक्षा है, ये पहले आपके राज्य सूची में शामिल थी। और 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको आपके समवर्ती सूची में डाला गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। शिक्षा जो थी आपके प्रारंभ में आपके राज्य सूची के विषय थी। और 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समवर्ती सूची में डाला गया था। क्योंकि कृषि और पुलिस जो है, ये आपके राज्य सूची के विषय है।